अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहला सिस्टम जो अर्लीस्ट नाम सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो ग्रीक फिलोसोफर जो थे अरस्तु जिन्हें बोलते हैं और इंग्लिश में अरिस्टोटल, उन्होंने पेश किया था। और उन्हें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उस टाइम पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जाने जाते थे, उन्होंने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। द फर्स्ट ग्रुप जो था वो था प्लांटी और द सेकंड ग्रुप इज़ एनिमेलिया। वो तमाम के तमाम जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्लांटी में ऐड कर दिया गया, और जो एनिमल लाइक थे उनको एनिमेलिया में शामिल कर दिया गया। 1700 जब गोल्डन ईरा चल रहा था मुस्लिम्स का, तो अबू उस्मान उमर अल जाहिज जो थे उन्होंने 350 स्पीशीज़ की जो थी वो करेक्टरिस्टिक्स बताई थी एनिमल्स की, और उन्होंने इनका जिक्र जो है वो अपनी बुक में किया, राइटिंग में किया। उनके बाद उन्होंने जो है आंट की लाइफ के ऊपर जो है ना, आंट की ज़िंदगी के ऊपर एक प्रॉपर नोट लिखा जिसमें उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर पर जो है डिटेल नोट था। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक तो 700, एक अबू उस्मान उमर अल जाहिज, और इनकी लाइफ के ऊपर जो है उन्होंने सबसे डिटेल्ड काम किया जिसका जिक्र एटलीस्ट आपकी बुक में है, दैट इज़ आंट्स। और उसके बाद जो है कितनी स्पीशीज़ के उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स जो थे वो डिस्कस किए, दैट इज़ 350। उसके बाद 1172 में इब्ने रुश्द जो कि एवरोज के नेम से जाने जाते हैं, उन्होंने अरिस्टोटल की बुक डी एनिमा को अंडरलाइन कर लीजिएगा। डी एनिमा का मतलब होता है ऑन सोल, रूह के ऊपर जो थी वो, उनकी बुक जो थी वो ग्रीक लैंग्वेज में थी। तो इब्ने रुश्द यानी एवरोज ने उनको ट्रांसलेट किया अरबिक में, अरबी ज़ुबान में। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 15th सेंचुरी के एंड तक जो थे बहुत से बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन मेथडोलॉजी के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। यानी अब नॉलेज जो है वो मुस्लिम इरा से निकलकर यूरोपियन के हाथों में जा रहा है। यूरोप में जो है वो रिसर्च वर्क स्टार्ट हो चुका था। कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने नेचर को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया था। 3 किंगडम्स में फर्स्ट वन मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें जो ज़मीन से निकल रही थी उस वक्त डिस्कवर हो रही थी, उन्होंने उससे मिनरल बोला। वेजिटेबल, जितने प्लांट्स थे उन सबको वेजिटेबल ग्रुप में किंगडम में शामिल किया गया, और जितने भी एनिमल लाइक थे उनको एनिमल में शामिल कर दिया गया। लिनियस ने 5 रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो यूज़ किए थे। हमने ह्यूमन हायरार्की पढ़ा पीछे, तो हमने उसको याद करने के लिए एक फार्मूला था हमारे पास जो मैंने आप लोगों के साथ क्लास में भी डिस्कस किया था, KPCOFGS, यानी किंगडम, फाइलम और आगे क्लास और आगे ऑनवर्ड चलता गया। इसी तरह उन्होंने भी एक 5 क्लासिफिकेशन रैंक जो था वो सेट किया था, जिसमें सबसे टॉप एक क्लास थी, फिर ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, और एक नया ऑर्डर था दैट इज़ वैरायटी। लीनियस, और ये याद रखिएगा ये जो 5 रैंक्स थे ये अब रिजेक्टेड हैं क्योंकि हायरार्की में इनका जिक्र नहीं है, उसमें वही शॉर्ट फॉर्म होगी KPCOFGS वाली ही। तो ये वाला प्रीवियस वर्क है, सिर्फ प्रीवियस वर्क होने की वजह से आपके साथ शेयर किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन के तौर पे। लिनियस जो थे वो सबसे बेस्ट जाने जाते हैं, वो था उनका साइंटिफिक नेम जो थे वो देने का तरीका। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक जो थी टर्म यूज़ की थी, ना सिर्फ टर्म यूज़ की थी बल्कि एक प्रॉपर मेथड यूज़ किया था जिसमें ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता था, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री में कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट हैं जिनका काम आपके साथ जो है वो शेयर किया गया है, और आप लोगों ने इसको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। फर्स्ट वन जो है वो है एंड्रिया सिसल पाइनो, 1519 1603 बर्थ ईयर एज वेल एज डेथ ईयर मेंशन है। उन्होंने क्या किया था, उनकी कंट्रीब्यूशन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करनी है। एंड्रिया सिसल पाइनो ने क्या किया था, जितने भी दुनिया में प्लांट्स पाए जाते थे उनको 15 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और हर ग्रुप को उन्होंने जेनरा का नाम दिया था। 15 को अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ग्रुप का नेम क्या था, जेनरा। उसके बाद जॉनरे थे, उन्होंने प्लांट्स क्लासिफिकेशन के ऊपर ही काम किया था, और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में अहम पॉइंट डिस्कस किए थे अपनी राइटिंग्स में। उसके बाद हैं अगस्टस रेविनस, उन्होंने टैक्सॉन जो थे, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं KPCOFGS, इसी तरह जो O था PCO, ऑर्डर टैक्सॉन जो था फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। टॉनीफोर्ट, इससे पहले ऑर्डर टैक्सॉन था ही नहीं, तो अगस्टस रेविनस का कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया एक नया ग्रुप दैट इज़ ऑर्डर। उसके बाद है टॉनीफोर्ट,
उन्होंने टैक्सॉन ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़, यानी दो हैं तो टैक्सा लगा दिया है, अगर सिंगल होता तो टैक्सॉन होता। क्लास और स्पीशीज़ दोनों टैक्सा जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे किन्होंने, टोनी फोर्ट ने। उसके बाद लास्ट में देखिएगा कैरोलस लिनियस, ऊपर भी मेंशन किया गया है और यहाँ फिर अगेन मेंशन कर रहे हैं। उन्होंने स्पीशीज़ को उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी देखने में वो एक जैसे हैं या नहीं हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख के ही उन्होंने बता दिया कि ये ऑर्गेनिज्म आपस में ज़्यादा रिलेटेड हैं और ये ऑर्गेनिज्म आपस में कम रिलेटेड हैं। उन्होंने इसकी बेस पे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो था स्पीशीज़ की ग्रुपिंग की। हाँ जी, उन्होंने साइंटिफिक नेम भी दिए, वो ऊपर ही उन्होंने मेंशन कर दिया उनकी कंट्रीब्यूशन में। जी, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ। जैसे आपको पता है, ऊपर भी मेंशन किया गया है, अभी आपके साथ शेयर किया गया कि सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन किया गया था क्लासिफिकेशन का वो ग्रीक फिलोसफर्स की तरफ से किया गया था। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम था। और इसमें क्या किया गया था कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट किंगडम जो था वो प्लांटी था और सेकंड किंगडम जो था वो एनिमेलिया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, अगर वो अपना फूड तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो थे उनकी बॉन्ड्स में एनर्जी जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेव हो जाती है, तो उनको ऑटोट्रॉफ बोला गया। इसमें वो जो ये बिहेवियर शो करते थे ऑर्गेनिज्म, जो फोटोसिंथेसिस शो कर रहे थे, उनको उन्होंने किस में ऐड कर दिया, ऑटोट्रॉफ्स में शामिल कर दिया, यानी दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो उन्होंने किंगडम प्लांटी में रख दिया उनको। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे और वो अपने फूड के लिए डिपेंड करते थे किसके ऊपर, डायरेक्टली ऑटोट्रॉफी के ऊपर, और या फिर उनके ऊपर जो ऑटोट्रॉफ्स को खाते थे। जैसे ह्यूमन जो है वो वेजिटेबल्स भी डायरेक्ट ले लेता है, यानी हम डिपेंड करते हैं डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर भी, एज वेल एज हम हेटरोट्रॉफ्स को भी ले लेते हैं, यानी उन ऑर्गेनिज्म का जो है फ्लैश हम ले लेते हैं द फूड जो कि ऑटोट्रॉफ्स को डायरेक्टली जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब जैसे हर्बीवोर्स हैं, काओ, शीप, इनका हम ले लेते हैं मटन, बीफ वगैरह। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो थे डिपेंड कर रहे थे ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, उनको किंगडम एनिमेलिया में शामिल कर दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो था बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी जो थे वो भी किंगडम प्लांटी में ही शामिल किए गए। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था। नीचे वाला पैराग्राफ जो है उस पर आप स्टार बना लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कुछ टेक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इस सिस्टम को अनवर्केबल पाया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि काफ़ी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि यूग्लिना, उनमें 50% प्लांट लाइक बिहेवियर पाया जाता है और 50% जो है वो पाया जाता है एनिमल लाइक बिहेवियर। तो प्लांट लाइक बिहेवियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल लाइक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जब वो एटलीस्ट 14 डेज जो है वो डार्कनेस में रहते हैं तो उनमें बिहेवियर जो है वो ऑटोट्रॉफिक से हेटरोट्रॉफिक में चला जाता है, क्योंकि उनका क्लोरोफिल नॉन फंक्शनल हो जाता है। और उनमें दूसरी अहम बात एनिमल लाइक बिहेवियर जो था वो ये था कि उनके स्ट्रक्चर में सेल वॉल नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें ये दोनों बिहेवियर पाए जाते हैं, ना तो हम उनको 100% प्लांटी में शामिल कर सकते हैं, ना ही 100% एनिमलिया में शामिल कर सकते हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा पॉइंट उठाया टैक्सोनॉमिस्ट ने, उन्होंने कहा कि हमने ये तो देखा ही नहीं है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस है और कौन से ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं है। हमने इस चीज़ को भी इग्नोर किया है क्लासिफिकेशन में कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, और हमने डायरेक्ट ही उनको प्लांटी और एनिमलिया में बिना सोचे समझे ही इस डिफरेंस को सोचे बिना ही हमने उनको उसमें शामिल कर दिया है, प्लांटी में या एनिमलिया में। तो ये इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद देखिएगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में को जो 2 से 3 की तरफ जो बढ़े, तो जो पीछे ड्रॉबैक पेश किया गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। उसको रिजॉल्व करने के लिए 1866 में अर्नेस्ट हैकेल एक और
साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस फर्स्ट ऑब्जेक्शन को जो है वो सॉल्व किया और उन्होंने एक थर्ड किंगडम पेश किया, वो था प्रोटिस्टा। उसमें उन्होंने सारे के सारे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो थे वो उसमें डाल दिए। इसके अलावा उन्होंने बैक्टीरिया को जो था वो इसी किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। अब यहाँ पर एक और मसला था कि इस सिस्टम में भी फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी में शामिल थी। तो सेकंड पैराग्राफ जो है वो ड्रॉबैक ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है बच्चे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ड्रॉबैक आया बाय टैक्सोनोमिस्ट, उन्होंने कहा कि अभी तक भी इस सिस्टम में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम को क्लियर नहीं किया गया, ना ही न्यूक्लियस का होना ना होने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि एक अच्छा खासा डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि बायोलॉजिस्ट जो थे वो पोजीशन ऑफ फंजाई से डिसएग्रीड थे। उन्होंने कहा कि इसको किंगडम प्लांटी में किसी सूरत नहीं होना चाहिए, जबकि अभी तक ये किंगडम प्लांटी में फंजाई ग्रुप ऐड है। नो डाउट कि वो देखने में प्लांट्स के जैसे लगते हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ, दे आर हेट्रोट्रॉफ। फंजाई जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनमें एक स्पेशल मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफ बिहेवियर पाया जाता है और ये अपना फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं, डेड मटेरियल के ऊपर एंजाइम रिलीज़ करते हैं और उन डेड मटेरियल में जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उनकी ब्रेक डाउन करते हैं वो एंजाइम और सिंपलर वन में, और फिर वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये मुंह के थ्रू इंजेक्शन शो नहीं करते हैं, बल्कि ये डेड मटेरियल के ऊपर जो है एंजाइम रिलीज़ करते हैं, फिर उनकी ब्रेकडाउन के बाद उनको सिंपलर वन फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है अब्जॉर्प्शन कहलाता है। और इसके अलावा अगर सेल वॉल अगर पाई भी जाती है फंजाई में और प्लांट में भी, अगर देखा जाए तो ये था कि ये जो फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन की होती है, जबकि आपकी प्लांट्स में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की होती है। अगर हम इसको किंगडम एनिमेलिया में भी रखें तो ये सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, जबकि हम इंजेक्शन शो करते हैं। फूड का जो है हमें इनटेक करते हैं किसके थ्रू, प्रॉपर माउथ ओरल कैविटीज़ हैं, जबकि फंजाई में ऐसा कोई बिहेवियर नहीं होता है। जबकि हम में सेल वॉल नहीं पाई जाती और फंजाई में पाई जाती है। तो ना ही ये किंगडम प्लांटी में सेट हो रहे थे, ना ही किंगडम इसमें सेट हो रहे थे, एनिमेलिया में हमारे साथ भी सेट नहीं हो रहे थे। तो ये एक ड्रॉबैक था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का। आज के लिए इतना ही, बाकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट में देखेंगे।